दोस्तों नमस्कार। किसी को तय करना है कि दुनिया की नई विश्व व्यवस्था होगी क्या और उस नई विश्व व्यवस्था के केंद्र में कौन खड़ा होगा। तो किसी को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है, एक ऐसी लड़ाई जो इस नई विश्व व्यवस्था के बावजूद भी उसके अपने देश की संप्रभुता और उसको अपनी मान्यता दुनिया में इसी नई विश्व व्यवस्था के बीच जरूर चाहिए। यानी एक तरफ अस्तित्व की लड़ाई है और दूसरी तरफ दुनिया को बदलने की सोच है। और इन्हीं दो परिस्थितियों के बीच अमेरिका और ईरान आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। सवाल तो यह है कि ईरान के भीतर जो कुछ हो रहा है और जितनी बड़ी तादाद में वहां पर प्रदर्शनकारी मारे गए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुले तौर पर कहा कि ऐसा रोकना होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए और हम प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े हैं। लेकिन इन सब के बीच पहली बार यूनाइटेड नेशन के भीतर जब आइसलैंड ने यह सवाल उठा दिया, क्या वाकई ईरान के भीतर मानवाधिकार हनन हो रहा है, तो चीन ने कहा नहीं हो रहा है, पाकिस्तान ने कहा नहीं हो रहा है और चौंकाने वाली बात तो यह है कि भारत ने भी कहा नहीं हो रहा है। यानी किसी देश के भीतर की परिस्थितियां उसकी अपनी संप्रभुता और वहां की राजनीतिक सत्ता के हिसाब से चलनी चाहिए, वो अमेरिका के इशारे पर नहीं चलेगी। तो क्या वाकई इस वक्त अमेरिका एक ऐसे संकट में है जहां पर शुरुआत में आइसलैंड, फिर कनाडा और अब ईरान का सवाल है, या फिर ईरान को लेकर अब उसने यह तय कर लिया है आइसलैंड और कनाडा ना सही, यूरोपीय देशों से टकराना ना सही, लेकिन ईरान की घेराबंदी करनी होगी। तो अपने सबसे मजबूत जंगी बेड़े अब्राहम लिंकन को उसने रवाना कर दिया और वो हिंद महासागर पार कर रहा है, यानी मिडिल ईस्ट के करीब वो पहुंच चुका है। लेकिन उससे हटकर ईरान ने कहा उसके पास मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, यहां तक कि चीन के जरिए जो उसको परमाणु हथियार विकसित करने के लिए जो कुछ दिया गया वो तैयार कर चुका है। और पूरे मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिकी नौसेना और हवाई सेना का बेस है वह उसके निशाने पर है। अमेरिका ने कहा अगर निशाने पर है तो फिर हम सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर रहे हैं कि आपका हर हमला नाकाम हो जाए। इन तमाम परिस्थितियों के बीच दुनिया शायद देख रही है क्या वाकई अमेरिका अगले 24 घंटों के भीतर हमला कर देगा या फिर इसके उलट हमले की शुरुआत होगी। तो यह एक पूरे मिडिल ईस्ट और एशियाई देशों के बीच एक नए विश्व युद्ध की ऐसी आहट होगी जिसको ईरान भी क्या शुरू कर देगा। हमें लगता है आज ऐसी परिस्थिति के बीच यह भी समझना होगा कि ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई इस वक्त अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड इसलिए हैं क्योंकि इससे पहले अमेरिका और इजराइल के निशाने पर दुनिया के 3 ऐसे लोग आए जो खुले तौर पर घूम रहे थे या फिर उनकी मौजूदगी खुले आसमान तले थी, निशाने पर आए और ड्रोन से उन्हें मार गिराया गया। हमें लगता है एक एक परिस्थितियों को आज समझ लीजिए, खोल लीजिए, क्योंकि वाकई अगले 24 घंटे बड़े महत्वपूर्ण हैं। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर अमेरिका और ईरान के इस टकराव के बीच दुनिया के अलग अलग देश अगर अपने अस्तित्व की लड़ाई को भी अमेरिकी पहल से जोड़ रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, तो उसमें यूनाइटेड नेशन में जो हुआ उससे हटकर कनाडा के टोरंटो शहर में बर्फ गिर रही है, लेकिन लोग सड़क पर ईरान के पक्ष में क्यों निकल आए। तो क्या अमेरिका ने खुद को इस दौर में अलग थलग खड़ा कर लिया है या दुनिया अमेरिका को अलग थलग खड़ने पर अब आमदा हो चली है? यह सवाल इसलिए
क्योंकि ईरान का साथ यूनाइटेड नेशन में 7 देशों ने दिया। हालांकि जो प्रस्ताव आइसलैंड ने रखा था उसके साथ जर्मनी भी खड़ा था, ब्रिटेन भी खड़ा था। 25 देश पक्ष में थे, 14 ने मतदान नहीं किया। लेकिन जिन्होंने ईरान का साथ दिया उसमें भारत है, चीन है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, इराक है, वियतनाम है, क्यूबा है। यानी पहली बार यूनाइटेड नेशन के भीतर भारत, पाकिस्तान और चीन एक साथ नजर आए। भारत की यह स्ट्रेटजी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अमेरिका को आहत कर सकती है। और यहां यह भी समझना होगा कि दरअसल अमेरिका का विरोध यूरोप या यूरोपीय यूनियन के भीतर या फिर नाटो कंट्रीज के भीतर जरूर हो रहा हो, लेकिन एक सच तो है, यूरोपीय यूनियन भी इस हकीकत को समझता है कि वह कितना अमेरिका के खिलाफ जा सकता है। शायद इसीलिए यूरोपीय यूनियन भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करे उससे पहले ही उसने अपने तौर पर यह जतला दिया कि वह अमेरिकी टैरिफ को लेकर शायद अमेरिका के साथ खड़ा है। इसीलिए 1 जनवरी से भारत को जो सुविधा यूरोपीय यूनियन के जरिए जो जीएसपी की मिल रही थी, यानी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस जो मिल रहा था, आयात शुल्क जो कम हो जाता था, वह एक झटके में खत्म कर दिया गया। और खत्म होने का मतलब यह है कि जो भी माल भारत से यूरोपीय यूनियन जाता है उसमें 87% माल प्रभावित हो गया। और प्रभावित नहीं हुआ बल्कि एक्सपोर्ट करने वाले लोगों पर 20% टैरिफ का बोझ बढ़ गया। तो किस रणनीति के साथ दुनिया चल रही है, यह मैसेज इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इन सब के बीच ईरान के चाबहार पोर्ट पर भारत ने जितना भी खर्च किया, अमेरिका अब अप्रैल के बाद वहां पर प्रतिबंध बढ़ा कर देगा। और अगर प्रतिबंध लगा देगा तो भारत ने जितना पैसा चाबहार पोर्ट पर खर्च किया, चीन के जो बेल्ट रोड मिशन है उसके समानांतर अपने आप को खड़ा किया, चीन और पाकिस्तान की साझेदारी के बीच अपने आर्थिक रास्तों को बनाने की कोशिश की, तो क्या अमेरिका उस पर हमला कर रहा है तो भारत ने अपने तौर पर ईरान का साथ दे दिया? दरअसल ईरान की तरफ से एक पत्र भारत को भी लिखा गया। कहा गया, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में ईरान के इस्लामी गणराज्य के प्रति सिद्धांत आधारित और दृढ़ समर्थन के लिए, जिसमें एक अन्यायपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रस्ताव का विरोध जो शामिल किया गया, उसमें भारत सरकार के प्रति अपने हार्दिक कृतज्ञता वो व्यक्त करते हैं क्योंकि यह रुख न्याय, बहुपक्षवाद और राष्ट्रीय संप्रभुता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मैसेज है कि ईरान और भारत इस दौर में नजदीक आ गए। मैसेज है कि ईरान के भीतर जिन प्रदर्शनकारियों के पीछे अमेरिका खड़ा है, उन प्रदर्शनकारियों के साथ जो भी हो, लेकिन भारत ईरान की सरकार के साथ खड़ी है। और यहीं से यह सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई अमेरिका आज की रात या अगले 24 घंटों में ईरान पर हमला कर देगा? क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई इस वक्त अंडरग्राउंड है। और एक मैसेज ईरान के भीतर है कि जिस तरीके से 27 सितंबर 2024 को हसन नसरुल्लाह बेरित में एक रिहायशी टावर में मौजूद थे, वहां पर इजरायली ड्रोन ने हमला किया और वो मारे गए। उससे पहले आईएसआईएसआई के प्रमुख अबू बकर अल बगदादी 27 अक्टूबर 2019 में उत्तरी सीरिया में खुले तौर पर आसमान तले मौजूद थे, अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए। कासिम सुलेमानी 3 जनवरी 2020 ईरान के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य रणनीतिकार बगदाद एयरपोर्ट के करीब थे और ड्रोन से उन पे निशाना बनाया गया। तो अमेरिका की रणनीति आयतुल्लाह अली खामनेई को निशाने पर लेकर पूरे तरीके से ईरान की सरकार का मनोबल तोड़ने को लेकर है, क्योंकि ट्रंप ने बहुत साफ इस दौर में कह दिया, अमेरिका के राष्ट्रपति का रुख साफ है कि ईरान में इस वक्त सत्ता परिवर्तन का वक्त आ गया है। लेकिन बात इतनी भर नहीं है, यह समझना होगा कि अमेरिका का जो जंगी बेड़ा वो ईरान की तरफ लगातार बढ़ रहा है और खाड़ी के सभी अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाने पर ईरान ने ले लिया है। द वॉल स्ट्रीट की अगर रिपोर्ट को समझें तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्प की दिशा में अब तेजी से और निर्णायक तरीके से बढ़ना चाहता है और ईरानी शासन को सत्ता से हटाने की योजना वो बना चुका है। अब यहां पर सवाल है कि अगर अमेरिकी जंगी बेड़ा जिसका नाम अब्राहम लिंकन है वो मिडिल ईस्ट तक पहुंच गया है और इन सब के बीच उसके साथ जिन जहाजों का पूरा काफिला है उसमें कहते हैं कि इस जहाज की रफ्तार
20 नॉट की रफ्तार है, यानी तकरीबन 50-60 किलोमीटर के हिसाब से वो चलता है प्रति घंटे। और लोकेशन छिपाने के लिए इसने ऑटोमेटिक पहचान सिस्टम को बंद कर दिया है। कई डिस्ट्रॉयर जहाज या कहीं न्यूक्लियर पनडुब्बी एयरक्राफ्ट कैरियर जो 48 से 60 के लगभग है, FA यानी A-18 जो फाइटर जेट हैं, वो भी मौजूद है। और इन सब के साथ जो अलग अलग हिस्सों में मिडिल ईस्ट के भीतर अमेरिका के बेस हैं, वहां पर F-15 फाइटर जेट की मौजूदगी है। पैट्रियोट मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। और यह माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट के भीतर एयर डिफेंस सिस्टम को अमेरिका अगले 24 घंटों में मजबूत कर लेगा, क्योंकि उसे पता है वो ईरान के निशाने पर होगा। तो ईरान के भीतर की परिस्थितियों ने क्यों नींद उड़ा दी है, और यह सवाल बड़ा हो गया है। हमला होगा तो क्या होगा, और क्या हमला होगा या डराने भर के लिए है, या फिर आइसलैंड और कनाडा और नाटो देशों के विरोध के बीच जो कुछ हो रहा था, अब उसके पास ऑप्शन है कि अपनी ताकत सिर्फ टैरिफ के जरिए नहीं बल्कि सामरिक दृष्टिकोण से भी वह दुनिया को दिखला दे। इसलिए ईरान की तरफ उसका जंगी बेड़ा बढ़ चुका है। यह बेड़ा है कैसा, एक क्षण के लिए देख तो लीजिए। दरअसल अमेरिका का यह जंगी बेड़ा जो है, यह साउथ चाइना सी में मौजूद था और वहां से यह निकलकर मिडिल ईस्ट तक पहुंच चुका है। तो क्या वाकई हमले की पूरी तैयारी है? क्योंकि एक लिहाज से ईरान के चारों तरफ जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है, वहां पर अमेरिका के सैन्य बेस हैं, नौसेना के बेस हैं, और वहां से क्या वो हमला करेगा? लेकिन दूसरी तरफ ईरान जिस स्थिति में खड़ा है, वो प्राकृतिक तौर पर और हथियारों को लेकर भी जिस मजबूत परिस्थिति के साथ खड़ा है, और इन सब के बीच यूनाइटेड नेशन में जब उसे यह मान्यता उन देशों से मिल रही है कि जो विरोध प्रदर्शन ईरान के भीतर हो रहा है, वहां हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी चाहे मारे गए, लेकिन इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि ईरान की मौजूदा सत्ता ने मानवाधिकार हनन किया है। यही बात तो यूनाइटेड नेशन में रखी गई, जिसमें भारत, चीन, पाकिस्तान समेत 7 देशों ने समर्थन कर दिया कि वाकई वहां की सरकार सही है। यह मैसेज अमेरिका के लिए परेशान करने वाला है। यह मैसेज शायद एशिया और यूरोप के भीतर एक मोटी लकीर खींचने वाला है। लेकिन अगला सवाल है कि क्या अमेरिका हमला कर देगा? ट्रंप के लिए यह एक निर्णायक घड़ी है, या फिर ईरान अपने तौर पर जिस ताकत के साथ खड़ा है, अगर उसको एक क्षण के लिए आप देखिए तो उत्तर में कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सी, दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी है, पूर्व पश्चिम में रेगिस्तान और पहाड़ है, पश्चिमी सीमा पर जाग्रोस पर्वत श्रृंखला है, उत्तर में अलबुर्ज पर्वत श्रृंखला है, और फारस की खाड़ी जो होमुर जल डबरू मध्य के बीच में बहुत सकरा सा रास्ता है, जहां से तेल की आवाजाही दुनिया भर में होती है। और इन सब के साथ जो ईरान के भीतर अभी तक जो अमेरिका को लगते रहा, जो CIA और मोसाद सोचते रहे कि वहां की सेना वहां की धार्मिक सत्ता के खिलाफ खड़ी हो जाएगी क्योंकि अमेरिका इस वक्त प्रदर्शनकारियों के साथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और इस वक्त लगभग 6 लाख से ज्यादा सक्रिय सैनिक हैं ईरान के पास, लगभग 3.5 लाख रिजर्व फोर्स है, और इससे हटकर रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स अलग से है। यानी 9.5-10 लाख फौज के अलावे 1.5 से 3 लाख के बीच रेवोल्यूशनरी गार्ड का होना। लेकिन उसके आगे की कड़ी यह है कि जो लड़ाकू विमान है वो लगभग 600 के करीब हैं, जो नौसेना में 150 से ज्यादा एसेट की मौजूदगी है, उनके साथ पहली बार चीन के सहयोग से वहां बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल जो 5000 के पार है, वो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और माना जा रहा है कि मिसाइल के साथ अगर न्यूक्लियर एस्पेक्ट भी होगा तो फिर अमेरिका के लिए यह खतरे की घंटी इसलिए कहीं बड़ी है कि अगर
जो अमेरिका रक्षा करने की दृष्टि से पूरे नॉर्थ ईस्ट को चाह रहा है कि वह उसके डिफेंस सिस्टम में आ जाए, अगर नहीं आता है तो फिर अमेरिका के जो नौसैनिक अड्डे हैं, जो सैन्य अड्डे हैं, एयरबेस जिसको कहते हैं, तुर्की में 2 है, इराक में 3 है, कुवैत में 1 है, जॉर्डन में 1 है, सऊदी अरब में 5 है, यूनाइटेड अरब अमीरात में 1 है, ओमान में 3 है। यह एयरबेस हैं। और नेवल फैसिलिटी जो उपलब्ध है उसमें ओमान में 1 बेस है, यूएई में 2 बेस है, साउथ अरब में, सऊदी अरब में 3 है और जॉर्डन में 1 है। और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ईरान अपने तौर पर इन्हीं जगहों को निशाने पर लिए हुए है। और उसके आगे की कड़ी यह है कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज अमेरिका को अब भी कह रही है कि दरअसल हमला करने के बाद डिफेंस सिस्टम अगर अमेरिका का धराशायी होता है तो उसके बाद की परिस्थिति पूरे मिडिल ईस्ट को उस युद्ध में झोंक देगी। तब कौन सा रास्ता बचेगा? हमें लगता है एक क्षण के लिए नक्शे को देखिए और समझिए कहां कहां अमेरिकी बेस है जो कि ईरान कह रहा है उसके निशाने पर है। मिडिल ईस्ट के ये पूरे देशों की कतार बतला रही है कि अगर ईरान सीधे हमला करता है तो युद्ध में चाहे अनचाहे मिडिल ईस्ट भी आकर खड़ा होगा ही। लेकिन इस दौर की जियो पॉलिटिक्स एक नई परिभाषा को शायद अमेरिका को केंद्र में रखकर गढ़ रही है कि हर देश के सामने इस वक्त अपने अस्तित्व का सवाल है। और शायद इसीलिए पहली बार भारत यूनाइटेड नेशन के बीच चीन और पाकिस्तान के साथ ईरान के पक्ष में खड़ा हो जाता है, क्योंकि भारत को जो आर्थिक नुकसान चाबहार पोर्ट से न मिलने की वजह से होगा उसकी भरपाई अमेरिका नहीं कर रहा है। अमेरिका के साथ उसके अपने देश के साथ खड़े हुए कनाडा ने सीधे 2-2 हाथ करने की ठान ली है। अमेरिका ने कहा कनाडा हमारी आर्थिक स्थितियों पर निर्भर है, कनाडा ने इनकार कर दिया। और कनाडा के भीतर जिसका जिक्र हमने शुरू में किया कि ईरान के पक्ष में वहां पर लोग सड़कों पर हैं तमाम मुश्किल हालातों के बावजूद भी। इस परिस्थिति में यूरोपीय यूनियन या नाटो कंट्रीज या यूरोपीय कंट्रीज के साथ ब्रिटेन के साथ भी भारत एफटीए कर चुका है। हर देश की मुश्किल बिल्कुल नए तरीके से उभरकर सामने आ रही है और सबको लग रहा है कि आर्थिक परिस्थितियों में अगर अमेरिका ग्रेट बनाने की दिशा में ट्रंप बढ़ रहे हैं तो उनके अपने देश की इकोनॉमी कहां जाएगी? नए संबंध बनाएं, अमेरिका से कोई भरोसा नहीं मिल पा रहा है। अमेरिका अपने तौर पर टैरिफ वार की दिशा के साथ साथ अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने में लगा है। दुनिया के बाकी दूसरे देशों की आर्थिक परिस्थितियां इस दौर में हिल चुकी है। यानी वो ईरान इजराइल के बीच युद्ध जो जून के महीने में हुआ था उसके बाद से चीन और रशिया का खुला सहयोग ईरान को मिला। ईरान ब्रिक्स में शामिल हो गया 2024 के अक्टूबर में। ब्रिक्स की अगुवाई भारत कर रहा है। भारत के सामने मुश्किल है कि वह किन फ्रंट पर किसका साथ दे। इससे बेहतर है अब अपनी डोमेस्टिक परिस्थितियों को लेकर मैसेज दुनिया के सामने उसे देना होगा, क्योंकि यूरोपीय यूनियन भी अगर अब इस दिशा में बढ़ जाता है जहां पर वह एफटीए तो करेगा जो 27 तारीख को माना जा रहा है कि समझौता हो जाएगा दिल्ली के भीतर, क्योंकि इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर यूरोपीय यूनियन के ही जो प्रतिनिधि हैं उनको मुख्य अतिथि बनाया गया और पूरा प्रतिनिधिमंडल आज ही दिल्ली भी पहुंच गया। लेकिन जब आप जीएसपी पर रोक लगा देते हैं, वह भी मार्च 2028 तक, और खुले तौर पर मैसेज देते हैं कि अब जो भी भारत से एक्सपोर्ट होगा जिसका लाभ लगभग 13% तक मिल रहा था और 20% तक का लाभ बाकी कंट्रीज की तुलना में भारत के एक्सपोर्टर्स को मिल रहा था, वो एक झटके में खत्म हो गया। वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ उत्पाद हो, चमड़ा हो, लकड़ी हो, कागज हो, फुटवेयर हो, ऑप्टिकल हो, मेडिकल उपकरण हो, हस्तशिल्प हो, और इसके साथ साथ खनिज, रसायन, प्लास्टिक, लोहा, स्टील,
सभी का बोझ एक झटके में, और माना जा रहा है कि लगभग 1.95 बिलियन डॉलर का असर इस जरिए पड़ जाएगा। तो यूरोपीय यूनियन भी अपनी सहूलियत देख रहा है। ईरान इस दौर में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। मिडिल ईस्ट कंट्रियों के भीतर यह सवाल है अमेरिका कितनी रक्षा कर पाएगा। इजराइल अमेरिका के साथ खड़ा है, लेकिन चीन ईरान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान जिस पीस बोर्ड में शामिल हो गया, उस पीस बोर्ड ने भी भारत के सामने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है कि कल को अगर भारत पाकिस्तान पर जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उसने कार्रवाई की, कोई अगर टेरर अटैक होता, और भारत तो लगातार कह रहा है कि उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, तो अगर वह पीस बोर्ड में शामिल हो जाता है तो फिर पीस बोर्ड जो तय करेगा वही भारत को मानना होगा। तो इसका मतलब यह है कि उस पीस बोर्ड में पाकिस्तान पहले से है, इजराइल भी शामिल हो गया है। भारत ने अभी तक निर्णय लिया नहीं है, और इन सब के बीच अगर वो निर्णय लेता है तो फिर यूनाइटेड नेशन का कोई महत्व बचेगा नहीं। इसीलिए यूनाइटेड नेशन में भारत अमेरिकी पहल जो आइसलैंड, ब्रिटेन, जर्मनी और बाकी देशों के साथ खड़ी हुई, भारत ने उसका विरोध करते हुए ईरान के पक्ष ले लिया। यानी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में पहली बार अमेरिका के सामने सवाल है, और ईरान को लेकर दुनिया के वह देश जो